हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। हाल ही में भारत के नए संसद भवन में एक कानून के लिए बिल आया है जो कि पिछले बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है। पार्लियामेंट स्पेशल सेशन के दौरान यह बिल आया और यह जुड़ा हुआ था महिला आरक्षण से। महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है और चूंकि लोकसभा में यह बिल पारित हो चुका है तो जल्द ही यह पूरी तरह से अधिनियम का रूप भी ले लेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि यह अधिनियम का रूप ले लेगा तो क्या तुरंत ही अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो क्या उसमें 33% आरक्षण लागू हो सकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस अधिनियम में यानी कि इस कानून में, इस बिल में ही यह बात साफ साफ बता दी गई है कि यह अभी के लिए इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। इसके लिए अभी आने वाली जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, आज इसे हम समझेंगे और कब से आखिर यह महिला आरक्षण लागू हो पाएगा और किस तरह से लागू हो पाएगा उसको समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारी चर्चा के बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज की खबर क्या है, उसके बाद चर्चा में आखिर यह खबर क्यों है, उसके बाद महिला आरक्षण विधेयक कोटा लागू करने के बारे में क्या कहता है कि यह जो विधेयक है महिला आरक्षण का, इसमें कोटा जो है लागू करना, उसके बारे में क्या प्रावधान है। अंत में देखेंगे एक और बात कि परिसीमन की आवश्यकता की बात कही गई है, तो आखिर यह परिसीमन की आवश्यकता होती क्यों है, यह परिसीमन होता क्यों है, इसे समझेंगे। परिसीमन का एक संवैधानिक प्रावधान है वह जानेंगे, उसका अपना एक इतिहास है परिसीमन का, उस इतिहास को जानेंगे कि भारत की आजादी के बाद किस तरह से परिसीमन की शुरुआत होती है, आखिर यह परिसीमन का कॉन्सेप्ट है क्या। जब हम ये समझ जाएंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएंगी। परिसीमन आयोग भी होता है, परिसीमन आयोग क्यों होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे इसका गठन होता है, ये सब कुछ जानेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारी खबर क्या है। खबर यही है कि जो महिला कोटा है यानी महिला जो आरक्षण है, कहां पर, एक तो लोकसभा में और दूसरा राज्य विधानसभा में, यह अभी लागू नहीं होगा। इसके पहले परिसीमन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी इस खबर के हेडलाइन में साफ साफ बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया है? जब अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस महिला आरक्षण बिल की मैं बात कर रहा हूं वह यही है, नारी शक्ति वंदन। अब यहां पे विधेयक लिखा रहना चाहिए, तो इसको समझिए अभी कि जब यह विधेयक जो है दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो अधिनियम बन जाएगा। तो पूरा नाम देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2023। अब आगे देखिए, 33% आरक्षण की बात इसमें कही गई है। 33% आरक्षण कब लागू होगा? वह तब लागू होगा इसमें जब कुछ प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि 33% आरक्षण जो देना है वह परिसीमन के माध्यम से ही तय होगा कि आरक्षण की व्यवस्था कहां पे होगी। परिसीमन पहले भी होता था, उस परिसीमन के लिए भी कुछ और कारण थे, अब उन्हीं कारणों में एक कारण और जुड़ गया है परिसीमन के लिए। तो अब इसको हमें और अच्छे से समझना होगा। महिला आरक्षण विधेयक कोटा लागू करने के बारे में क्या कहता है? दो बातें कहता है। एक तो जरूरत पड़ेगी हमें परिसीमन की और एक पड़ेगी अब जो जनगणना होगी 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से वह हो नहीं पाई। तो 2021 वाली जनगणना जब भी होती है उसका जो भी परिणाम आता है उस परिणाम के आधार पर परिसीमन होगा और फिर उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। अब परिसीमन क्या है ये समझ लीजिए मोटा मोटा, कि जो भी नवीनतम जनसंख्या आंकड़े हैं उसके आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। जब भी कहा जाता है कोई सांसद है या विधायक है तो वह किसी क्षेत्र का सांसद या विधायक होगा और उस क्षेत्र में जो लोग होंगे जो वोट दिए होंगे उन्हें या उन्हें ना दिए होंगे पर किसी ना किसी को तो वोट दिए ही होंगे, तो एक खास क्षेत्र का पता चलता है कि यह इस क्षेत्र के सांसद या विधायक हैं। तो वह क्षेत्र कितना होगा, उस क्षेत्र में कितनी संख्या होगी, कितने लोग होंगे, कितनी जनसंख्या होगी, इसका निर्धारण परिसीमन के माध्यम से किया जाता है। और यह समय समय पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संख्या बदलती रहती, जनसंख्या बढ़ती है और बदलती है जगह की, तो उस हिसाब से एक अनुपात बना के रखना पड़ता है कि सदन में जो मौजूद सारे सांसद हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका अनुपात जनसंख्या का और उनका अनुपात एक बराबर रहे हर राज्य के लिए, यानी कि अपने आप में हर सांसद की वैल्यू एक समान हो। जब उनके पास उनके क्षेत्र में एक समान अनुपात में
वोटर होंगे, जनसंख्या होगी। तो आगे की बात देखें तो यहां पे जनसंख्या की ही बात मैंने की है आपसे। 2011 की जनगणना, सॉरी 2021 की जनगणना जब होगी तभी यह पॉसिबल हो पाएगा, और 21 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है। तो यह 33% आरक्षण कब लागू होगा? यह तभी लागू होगा जो ये दो चीजें हो जाएंगी। अब उसके बाद क्यों होती है परिसीमन की आवश्यकता, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि परिसीमन की बात आई है, परिसीमन के माध्यम से ही तय होगा कि महिलाओं को आरक्षण कहां देना है। तो परिसीमन होता क्यों है और उसकी आवश्यकता क्यों है, उसको विस्तार समझते हैं। समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक वोट एक मूल्य का एक सिद्धांत होता है। उसको कैसे समझेंगे आप? प्रत्येक राज्य को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार आवंटित किए जाने चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात मोटे तौर पर समान हो। यानी कि ऐसे में एक समान अनुपात रहेगा सारे निर्वाचन क्षेत्र और राज्य की जनसंख्या का, तो उससे पता चलेगा एक वोट एक मूल्य, हर वोट का मूल्य बराबर दिखेगा। राज्य विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन जो होता है, तो उससे एक फायदा होता है, किसी भी राजनीतिक दल को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लाभ यही है कि किसी दल को विशेष लाभ नहीं होगा, और यह हमारे लोकतंत्र की शासन प्रणाली के लिए जरूरी है। अब आगे देखें, परिसीमन का प्रावधान जो है, संवैधानिक प्रावधान देखिए, अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। कौन बनाती है? संसद। ये अनुच्छेद 82 में यह बात कही गई है। कभी भी कोई स्टेटमेंट से जुड़ा बात आती है परिसीमन के मामले में, तो आप बता सकेंगे कि अनुच्छेद 82 में यह बात है क्या नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, तो जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनेगा, और परिसीमन अधिनियम बनने के बाद देखिए अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कब, किसके आधार पर किया जाएगा? परिसीमन अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। परिसीमन अधिनियम कब बनेगा? जनगणना के बाद बनेगा। और यहां पे देखिए, परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन होता है, और यह परिसीमन आयोग ही परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। अब देखा जाए तो परिसीमन अधिनियम 1952, 62, 72 और 2002 में आया, 4 बार आया, और इसी के आधार पर परिसीमन आयोग 1952, 63, 73 और 2002 में। लेकिन 2 बार देखिए इस दौरान 1981 और 1991 में परिसीमन अधिनियम नहीं बना, परिसीमन आयोग भी नहीं बना। तो यह बात क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वो समय था 81 से 91 का बीच का। 1971 में जब हुआ, 1971 की जनगणना के बाद जब परिसीमन आयोग बना परिसीमन अधिनियम के आधार पर, तो 1976 में परिसीमन सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई थी इसके आधार पर, उसके बाद यह निर्णय लिया गया 1976 में कि अब जो है आगे कई वर्षों तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं किया जाएगा, परिसीमन नहीं किया जाएगा। उसके पीछे का जो तर्क दिया गया, 2001 तक हम परिसीमन नहीं करेंगे, 2001 की जनगणना तक, उसके पीछे की वजह दी गई कि बहुत सारे लोग, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे राज्य बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, कुछ राज्य नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता कि जो राज्य अच्छा कार्य कर रहा है और जो राज्य अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो उसमें फायदा किसको होता? जो राज्य अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पे जनसंख्या बढ़ती, सीटों की संख्या बढ़ती। जो राज्य अच्छा कर रहा है उस वहां पर सीटों की संख्या कम हो जाती। तो ऐसी स्थिति में उन्हें विशेष लाभ ना पहुंचे जो कि बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इस समय के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की बात रोक दी गई। हालांकि बाद में फिर से यही तय हुआ उसके बाद भी कि सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसके बारे में क्या है आगे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए 1951 की जनगणना के बाद परिसीमन ने लोकसभा सीटों को 489 से बढ़ाकर 494 कर दिया। 1961 के बाद क्या हुआ? 522 हो गया, और 1971 के बाद 543 हो गया। अब देखिए 1976 में तय हुआ कि सीटें नहीं बढ़ेंगी, और यह बात तय हुई 1976 में कि परिसीमन के तहत सीटों की संख्या परिवर्तन नहीं होगा 2001 तक की जनगणना तक। अब उसके बाद देखिए 2002 में संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के साथ इस प्रतिबंध को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो सीटों की संख्या तय हुई थी कि नहीं बढ़ाई जाएगी 2001 की जनगणना तक, 2002 में कह दिया गया कि 2026 तक हम नहीं बढ़ाएंगे, 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग बना था, मैंने आपसे बताया। तो 2002 में, यहां पे आप देखिए 2002 में बना है, तो 2002 में सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों को वापस से निर्धारित किया गया।
अब इसमें दो बातें देखिए, एक तो 84वां संविधान संशोधन दिखता है 2001 में, इसमें पता चलता है कि 2026 तक के लिए परिसीमन को बढ़ाया गया 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब दूसरा देखिए, उसके बाद एक और है, राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा 87वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 87वां संविधान संशोधन बताता है कि राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन तो किया गया, क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, सीटों को भले नहीं बढ़ाया गया है। तो दोनों बातें, क्योंकि यहां पर बात की गई थी 1991 की जनगणना की, लेकिन उसे अपडेट किया गया 87वें संविधान संशोधन में, और यह कहा गया कि जो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। तो यह बातें, दोनों संविधान संशोधन हमारे फिक्स हो गए। कब कब हुआ, सीटें कितनी रही, कब तक के लिए रोक दी गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे बात आती है परिसीमन आयोग की। हम यह भी समझ लेते हैं कि परिसीमन आयोग आखिर क्या है, क्योंकि यही परिसीमन करता है, तो मोटा मोटा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि मैंने आपसे देखिए यहां पे पहले भी कहा था कि 2026 एक तय समय बताया गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, यह तय कर दिया गया था। तो 2026 अपने आप में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया, 2026 में ही क्यों? तो 2026 में ऐसा करने के पीछे की एक कारण था। कारण यह था कि सरकार को उस वक्त तक पहले यह लगता था कि जिस तरह की नीतियां हम लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो एक समय ऐसा आएगा, 2026 का वो समय हो सकता है, इसके आसपास का समय, जिस वक्त भारत के सभी राज्यों में जन्म दर, मृत्यु दर लगभग सभी राज्यों की एक जैसी हो जाएगी। लेकिन अभी तो ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था। इसी वजह से 2026 वह समय निर्धारित किया गया था। बस किसी तुक्के से 2026 का साल निर्धारित नहीं किया गया था, यह भी आपको वजह पता होनी चाहिए। तो अब बात आती है परिसीमन आयोग की। तो अब देखिए परिसीमन आयोग अब क्या करेगा इस बार। अब जब इंतजार कर रहा है कि 2021 की एक बार जनगणना कभी भी हो जाती है, कभी भी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आ जाती है, तो इसी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर वह क्या करेगा, 2026 वाला परिसीमन कर सकता है। परिसीमन 2026 के बाद कभी कर सकता है, 2026 तक नहीं होगा, 2026 के बाद कभी भी परिसीमन हो सकता है। 2021 का यह जो जनगणना है, अगर 2000 मान लीजिए 25 तक भी जनगणना हो जाती है, अभी 2023 चल रहा है और 25 तक हो भी जाती है, तो 26 के दौरान फिर कभी भी 26, 27 में, 28 तक में परिसीमन प्रॉपर किया जा सकता है। और 2029 जब आएगा, वर्ष 2029 आएगा, वह ऐसा समय होगा 2029 लोकसभा का चुनाव, जिस वक्त परिसीमन भी हो चुका होगा, और परिसीमन होने के साथ साथ यह भी निर्धारित हो चुका होगा कि 33% आरक्षण किन क्षेत्रों में होगा, सीटों की संख्या भी पता चल जाएगी। अब देखिए यहां पर परिसीमन आयोग की गठन की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और यहां पर इसका कार्य किसके सहयोग से होता है, भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से यह अपना कार्य करता है। संरचना की बात करें तो यहां पे देखिए मुख्य कौन है, इस संरचना के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त। इनके निर्णय में किसी तरह की अगर यह होती है कि असहमति बनती है, तो जो ज्यादा लोग सुनिश्चित करते हैं किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए, वही बात तय होती है। अब यहां पे कार्य की बात करें, कार्य आपको अब तक पता चल चुका है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक वे से देखिए, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो ऐसे में पहचान की जाती है कि किस जगह पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुच्छेद 330, और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुच्छेद 332 के माध्यम से यह काम होता है। तो अब देखिए, अब महिला आरक्षण की व्यवस्था भी यह कार्य करेगा परिसीमन आयोग, वह भी निर्धारित करेगा। जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए निर्धारित कर रहा था, तो महिलाओं के आरक्षण के लिए भी सीटों का निर्धारण तो करेगा। अब लेकिन यहां पे आप ये देखिए कि वह जो पहचान करेगा सीटों की, वह महिलाओं के 33% जो आरक्षण की बात है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी उसमें, सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जाति श्रेणी और अनुसूचित जनजाति सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर के 33% आरक्षण उसे देना है, उसके लिए सीटों की पहचान करनी है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए।
अब शक्तियों की बात करें तो शक्तियों के मामले आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत की राय, जो मैंने आपसे पहले ही बताया था। भारत में परिसीमन आयोग उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। यानी कि जो निर्णय इसके द्वारा लिया जाएगा वह लागू करना होगा, उसके लिए कोई भी न्यायालय नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पहुंचेंगे उसके निर्णय, तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती। अब यहां पे एक बात आती है, ना तो राज्य सरकारें इस पर बदलाव कर सकती हैं, ना तो इसे अदालत पे ले जाया जा सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है कि परिसीमन जब होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि चुनाव अच्छे से व्यवस्थित तरीके से समय पर हो सके। अब परिसीमन के बाद अगर इस पर कोई अड़ंगा लगा दिया जाए, कोई रोक लगा दी जाए, कोई से इस पर कोर्ट में कोई ले जाए और इस कोर्ट में यह मामला चलता रहे, तो हो सकता है चुनाव की प्रक्रिया में बाधा हो जाए, चुनाव अपने समय पर ना हो पाए। इस वजह से इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो अब महिला आरक्षण कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इस बार के लिए अभी समय लगेगा, कुछ वर्ष लग सकते हैं, उसके बाद ही लागू होगा। सवाल 2012 में एक आया था परिसीमन आयोग से जुड़ा हुआ कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है, जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? ऑप्शन है 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।